हाय स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वो ब्रांच है जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिज्म को डील करता है, या फिर जैसा कि तुम लोग का किताब में लिखता है कि इट डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली जो हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ मटेरियल, और इसके साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द मटेरियल को हम लोग डील करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो वर्ड है। देखो, पहला हो गया इलेक्ट्रो और दूसरा हो गया मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिज्म। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इट डील्स विथ electric and magnetic interaction। अब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो कैटेगरी में बांट दिए हैं। पहला कौन सा कैटेगरी हो गया? तो इसका दो कैटेगरी है। पहला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इसका जो है वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको कहेंगे? पहला जो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। स्टैटिक मीन्स रेस्ट, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या हुआ? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ रेस्ट में रहता है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं रहेगा। या फिर तुम बोल सकते हो कि चार्ज जब रेस्ट में रहता है तब जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट या और चार्ज एट रेस्ट, ऐसे बोल सकते हो, चार्ज एट रेस्ट ये। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया है डायनामिक्स, यहीं से ये डिफरेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दो अलग अलग वर्ड है। डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन या फिर इन मोशन। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स मीन्स चार्ज इन मोशन। ठीक है, ये चीज़ है। या फिर इलेक्ट्रॉन इन मोशन। तो इलेक्ट्रोडायनामिक जो होता है ना वो बेसिकली डील करता है चार्ज को इन मोशन। यानी यहाँ पे जो भी स्टडी होगा इलेक्ट्रिक करंट का या फिर मैग्नेटिज्म का, उसमें चार्ज किस में रहेगा? मोशन में रहेगा, रेस्ट में नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन या फिर तुम चार्ज भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन इन मोशन, ये मोशन में रहेगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉन इन मोशन और चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन, ये दो में से कोई भी बात तुम बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन इन मोशन या चार्ज इन मोशन। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो एक ही कैटेगरी इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक, इसका थोड़ा सा वाइड रेंज है। जैसे इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, तो इसमें तुम्हारा इंक्लूड होगा इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद का ही चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा तुम मैग्नेटिज्म भी इसमें बोल सकते हो, मैग्नेटिज्म। फिर इसके आगे अल्टरनेटिंग करंट AC,
फिर इसके बाद तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी ये सब जो भी है ये सब में क्या रहेगा कि चार्ज जो है सो वो मोशन में रहेगा। तो ये हम लोग का जो है यहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, और वहीं से ये सारा चीज़ आया हुआ है। और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं इसको अपने अकॉर्डिंगली या फिर टॉपिक से रिलेटेड इसको क्लासीफाई करते चले गए हैं। तो ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वो है क्या, तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो तुमने उसको पहले नोट कर लो, फिर हम लोग इसको हेडिंग देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फिर यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। तो पॉज करके नोट कर सकते हो। तो हो गया, हम अब इसको मिटा रहे हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग जो हम इस पे लगाएंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम लोग इसको पढ़ना चालू कर रहे हैं। इलेक्ट्रो, ये सब ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। ये चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के किसको कहते हैं, तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, जिसमें चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यानी इसमें जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे चार्ज इसमें मोशन में नहीं रहेगा। ये पहला इसका बेसिक कंसेप्ट है कि अगर चार्ज मोशन में आया तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कहलाएगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को चार्ज को रेस्ट में ही रह करके उसका इफेक्ट या उसके कारण फोर्स या वो दूसरे बॉडी के कारण कितना फोर्स महसूस करता है, ये जो भी स्टडी हम लोग करेंगे उसमें क्या रहेगा, चार्ज रेस्ट में रहेगा। तो इसका जो पहला एलिमेंट जो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, या फिर तुम पहला टॉपिक बोल सकते हो, वो टॉपिक हमारा होता है चार्ज। दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चार्ज पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है वो कंसंट्रेटेड है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर में। अगर चार्ज का कंसेप्ट हम लोग का गड़बड़ हुआ तो फिर सारा चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। ये पहला और बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि चार्ज को पहले जाने कि व्हाट इज चार्ज, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। अगर चार्ज को जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ है। तो ये पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। इसमें बहुत सारे बच्चों लोग को डाउट रहता है कि चार्ज क्या है, डिफाइन नहीं कर पाते हैं या बोल नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान से समझोगे कि चार्ज क्या है, चार्ज किसे कहते हैं। तो देखो चार्ज जो हम लोग बोलते हैं ना, चार्ज क्या है, तो चार्ज पहला चीज़ जानो कि इट इज़ द प्रॉपर्टी। ये मैटर नहीं है। बहुत कोई सोचता है कि चार्ज मैटर है, पार्टिकल है, क्वांटिटी है। नहीं, चार्ज क्या है, तो चार्ज प्रॉपर्टी है। किसका, मटेरियल का या मैटर का। मैं समझ गया। चार्ज क्या हो गया, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सीधा सीधी इसको बोल सकते हैं क्या, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कैसा प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी
याद रहेगा। यहाँ पर हम लिख भी रहे हैं क्या है, तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक property of matter। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो इंट्रिंसिक का मतलब तुम समझ सकते हो कि ये वो प्रॉपर्टी है जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। तुम इसको कंपेयर कर सकते हो फंडामेंटल प्रॉपर्टी से, लेकिन फंडामेंटल नहीं बोलना है। जैसे जितना सिंपल मास उतना ही सिंपल हमारा ये है चार्ज प्रॉपर्टी है, यानी इसको तोड़ने के बाद या इसके अंदर अगर जाएंगे तो हम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा ही प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, या फिर तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कि डैट इज एज फंडामेंटल एज द मास। जैसा कि हम लोग का कई किताब में, तुम लोग का कई किताब में लिख देता है कि चार्ज क्या है, तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज एज फंडामेंटल एज मास। जितना फंडामेंटल मास है उतना वैसा ही ये भी है, या उतना ही ये भी है। मतलब कहने का ये है कि मास से नीचे या मास को तोड़ने के बाद कुछ नहीं मिलता, तो वैसे ही ये भी हम लोग को है कि अगर हम ये चार्ज के अंदर में कुछ देखना चाहे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा ही प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चार्ज प्रॉपर्टी। लेकिन इसका नाम अलग से क्यों पड़ गया, क्यों चार्ज कुछ और भी नाम दे सकते। तो देखो ये एक स्पेशल नाम इसलिए दिया गया कि ये प्रॉपर्टी जिस मैटर में रहता है या जिस पार्टिकल में रहता है उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करता है, जिस कैरेक्टरिस्टिक के कारण वो दूसरा चार्ज पार्टिकल पे वो फोर्स लगा सकता है। यानी इस प्रॉपर्टी के कारण ही ये चीज़, इस प्रॉपर्टी के कारण ही जिस बॉडी में या मान लो चार्ज है वो एक दूसरे चार्ज बॉडी को अपने तरफ खींच सकता है या फिर रिपेल भी कर सकता है। तो ऐसा प्रॉपर्टी है ये, बात समझ गए। इस प्रॉपर्टी के कारण बॉडी कैन एग्जर्ट और माने या और एक्सपीरियंस द फोर्स, इसीलिए इसका नाम अलग से पड़ गया क्या, चार्ज। ये चीज़ है, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं। तुम ऐसा बोल सकते हो कि इट इज एज फंडामेंटल एज मास, एज फंडामेंटल एज मास। ये यानी ये उतना ही फंडामेंटल है जितना कि मास फंडामेंटल है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब चार्ज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात है जिसको नोट कर लोगे। ठीक है, पहले ध्यान से सुन लो फिर नोट का नाम टाइम देंगे। ये चीज़ है, तो पहला चार्ज को हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेसिकली किस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो चार्ज को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं Q, डिनोटेड बाय Q। कैपिटल Q भी यूज कर सकते हो, स्मॉल q भी यूज कर सकते हो। ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ क्यू से डिनोट कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम जिससे चाहो उससे डिनोट कर सकते हो। ये चीज़, ये पहला सिंबल है, ये पहला इसका बात है कि या तो तुम क्यू से डिनोट कर सकते हो या स्मॉल क्यू से। ABCD में 26 अल्फ़ाबेट है, तुम दूसरा भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक जनरल ट्रेडिशन है, हम लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं। दूसरा तो देखो चार्ज जो होता है वो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ दो ही कैटेगरी का होता है। चार्ज दो ही कैटेगरी का। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, यानी तुम बोल सकते हो कि चार्ज दो टाइप का है। पहला कौन सा, तो पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है, पहला पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, ये जो है दो टाइप का चार्ज। तो ये देखो हम क्या बोले कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यही चीज़ बोला गया। तो ये चार्ज प्रॉपर्टी किस मैटर को दिया गया,
तो ये सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टिकल के पास ये प्रॉपर्टी है, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। ये चीज़, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का ऊपर जो चार्ज होता है डेट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ऊपर में है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज को तुम बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये बेसिकली प्रोटॉन का चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज होगा पॉजिटिव। ये नेचर से हम लोग बोलते हैं कि नेचर में नेगेटिव, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। नेचर के प्रोटॉन का अगर चार्ज लेंगे तो पॉजिटिव नेचर का लेंगे, इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज लेंगे तो नेगेटिव नेचर का लेंगे या नेगेटिव। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर प्रोटॉन का तो इलेक्ट्रॉन का अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे चार्ज का तो मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होता है, ये चीज़ है। तो जैसे देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई इक्वल टू होगा -1.6 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज डेट इज इक्वल टू हो जाएगा +1.6 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड से बराबर होगा, ठीक है। नेचर से ये अपोजिट होगा, ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हम लोग फोर्थ पॉइंट देखेंगे। वो क्या है फोर्थ पॉइंट, तो इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C सिंबल से, कूलम। ये हो गया इसका SI यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये SI यूनिट ऑफ चार्ज हो गया। अब फिजिक्स में हम लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ क्वांटिटी स्केलर, कुछ क्वांटिटी वेक्टर। तो अब चार्ज कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो स्टूडेंट, चार्ज जो है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम लोग जानते हैं, वैसा क्वांटिटी को बोलते हैं जिसको सिंपली मैथमेटिकल मेथड से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई स्पेशल रूल्स रेगुलेशन। तो ऐसा क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है तो ज़्यादा आसान है, हम लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई स्पेशल रूल्स नहीं यूज करना पड़ेगा, सिंपली हम लोग जोड़ लेंगे। इसका यूज भी हम लोग करते हैं, तो अभी देख लेंगे, इस पे सवाल भी देख लेंगे। चलो जल्दी से नोट कर लो, स्केलर क्वांटिटी होने से क्या एडवांटेज है। चाहो तो पास करके नोट कर सकते हो। ठीक है, मिटा रहे हैं। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी हम लोग जान रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। वो सिंपली मैथमेटिकल या अलजेब्राइक रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे आ रहा है क्या कि फाइंड द नेट चार्ज इन द गिवन प्लेन। ऑन कर दो, ऑन द गिवन प्लेन। स्केलर से रिलेटेड ये हम क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए कि स्केलर का क्या एडवांटेज है। ये तो इसकी यहाँ पे हम लोग को एक डायग्राम दे दिया है। ये हमारा एक प्लेन है,
इसमें एक चार्ज यहाँ पर Q1 दिया है जो कि Q1 दिया हुआ है, और एक चार्ज यहाँ पर Q2 दिया हुआ है, एक यहाँ पर Q3 दिया हुआ है, और तुमसे नेट चार्ज पूछ रहा है कि इसमें कितना होगा। तो क्या बोले, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली उसको जोड़ दो। तो Q नेट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, Q नेट इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये इस टाइप से हम लोग इसको जोड़ देंगे। या फिर दूसरा तुम देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेट चार्ज। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द नेट चार्ज, नेट चार्ज निकाल के दिखाइए। क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक 2 कूलम का चार्ज, यहाँ पर दे दिया है 7 कूलम का चार्ज, यहाँ पर दे दिया है -8 कूलम का चार्ज, ये है। फिर यहाँ पर दे दिया गया है 3 कूलम का चार्ज। अब तुमसे नेट चार्ज पूछ रहा है कि नेट चार्ज कितना हुआ, तो Q नेट इक्वल टू तुम लिख सकते हो +2 कूलम +7 कूलम -8 कूलम +3 कूलम। अब इस सबको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, 7 3 10, 10 में 60 का तो 2 आ 2 4, डेट इज इक्वल टू 4 कूलम। ये देखो, ये एडवांटेज है स्केलर क्वांटिटी का। यही अगर वेक्टर क्वांटिटी रहता तो हम लोग ऐसे नहीं जोड़ पाते, वेक्टर रूल को फॉलो करना पड़ता। तो ये सब थोड़ा सा एडवांटेज है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होने का, कि हम लोग सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं आसानी से। ये हो गया। तो ये इस पर हम स्केलर क्वांटिटी का इसका यूज होगा गॉसियन सरफेस वगैरह में हम लोग इसी को यूज करते हैं। वहाँ पे चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालने में इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। ये सबको को क्लियर हो गया। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब फिर से हम बोले, चार्ज को पार्टिकल नहीं बोलना है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। ये पहला डाउट। अब मेजर डाउट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग या बच्चे लोगों को कोचिंग में भी बोल देते हैं कि सर चार्ज बॉडी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज नॉट द बॉडी। ये चीज़ है। इसके बाद सेकंड में चार्ज का ऐसा यूनिट देख लिए, वेक्टर देख लिए कि ये कूलम होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी जो हम लोग इसका देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट बात, कि इसका डायमेंशन क्या होगा। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ क्यू, डायमेंशन ऑफ क्यू। तो देखो, क्यू का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, यहीं पे लिख देंगे। क्यू का जो मैथमेटिकल फार्मूला या चार्ज का मैथमेटिकल फार्मूला, डेट इज इक्वल टू I इंटू टी, वेयर I स्टैंड फॉर करेंट। I का मतलब होता है करंट और T का मतलब होता है टाइम। तो देखो, जब भी तुमको डायमेंशन निकालने के लिए आए तो सबसे पहला चीज़ कि जिस क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए बोला जाए, बात समझ गए, उस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख लो। हम लोग डायमेंशन जानते हैं कि डायमेंशन इज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी MLT ये सब जो होता है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिक्स में, उसके जो पावर या इंडेक्स जो होता है दैट इज द डायमेंशन। ये चीज़ क्लास 11th में इसको बताते हैं डायमेंशन, ये चीज़ है। तो इसको I करंट हो गया और T टाइम हो गया। देखो, करंट भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। बहुत सारे लोग याद करते हैं कि चार्ज का डायमेंशन AT, चार्ज का याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डोंट मेमोराइज। ये चार्ज के का डायमेंशन क्या है, तो ऐसे Q इक्वल टू IT लिख लेना है। I फॉर करंट, T फॉर टाइम। करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा, करंट का डायमेंशन होता है A और टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल T। तो दिस इज द डायमेंशन AT। अब देखो, यहाँ से ये जो चार्ज जो है वो करंट इंटू टाइम का प्रोडक्ट है, करंट इंटू टाइम का प्रोडक्ट है।
तो चार्ज हमारा कैसा क्वांटिटी होगा, फंडामेंटल या डिराइव, तो इट इज द डिराइव क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। तो नेक्स्ट इसमें हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज एन डिराइव क्वांटिटी, चार्ज इज ए डिराइव क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डिराइव क्वांटिटी है। ये हमारा हो गया, ये चार्ज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी को देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो जल्दी से दोनों बात को नोट कर लो, इसको मिटा के हम ठीक कर रहे हैं। जब हो गया तो इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये थ्योरेटिकल टॉपिक होता है चार्ज का प्रॉपर्टी। कभी कभी बोर्ड एग्जाम सब में ये पूछ दिया जाता है सब्जेक्टिव के तौर पे कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज थोड़ा ध्यान से देखना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पहला और बहुत सिंपल प्रॉपर्टी जो लगभग सभी को याद रहता है, क्या, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कहने का मतलब सेम नेचर का अगर दो चार्ज है या फिर दो ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर सेम नेचर का चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अगर अपोजिट नेचर का अगर चार्ज है तो फिर ये अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर पहला बात, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज हुआ। सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब देखो, चार्ज हमारा किसका प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का। क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को तोड़ करके दो हिस्सा में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते। तो यानी चार्ज जो होगा किसी भी बॉडी पे, किसी भी मैटर पे, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल सकते हो। ये चीज है क्योंकि इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब छोटा सा में समझ लो कि ये जब भी होगा ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जितना चार्ज होगा उसी का ये मल्टीपल में चलता चला जाएगा। दैट इज Q इक्वल टू, तुम लिख सकते हो प्लस माइनस NE, जहां पर n का मतलब होगा 1 2 3 4 5 इस टाइप से। कभी भी n फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम समझ सकते हो, अगर मान लो तुम्हारा ही घर फर्स्ट फ्लोर पे है और तुमसे पूछे कि कितना सीढ़ी चढ़ के घर तक पहुँचे, तो तुम बोलोगे सर 20 सीढ़ी चढ़े, 15 सीढ़ी चढ़े। कभी बोले कि 4.5 सीढ़ी चढ़े या फिर सर 7.5 सीढ़ी चढ़े, नहीं।
तो जैसे सीरी इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, कभी भी हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि सीरी में 5.6 स्टेप है, 7.2 स्टेप है। तो वैसे ही तुम चार्ज को नहीं बोल सकते हो कि चार्ज जो है किसी भी बॉडी पे वो 3.2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं बोलेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। यानी तुम इसको डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं ला सकते। यही चीज़ है इसका सिंपल सा बात कि चार्ज इज क्वांटाइज Q इक्वल टू NE N 1 2 3 4 5, यानी इंटीजर नंबर होगा। इस पे हम लोग को क्वेश्चन वगैरह आता है, क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 3.2 कूलम ऑफ चार्ज। 3.2 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो सॉल्यूशन में हम लोग को क्या दे दिया है, तो Q दिया है 3.2 कूलम, लिख देना है। फार्मूला जान रहे हैं क्या? Q इक्वल टू प्लस माइनस NE लिख दिए। E कितना होता है? तो E का वैल्यू जस्ट लिखे 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं तो माइनस साइन, लेकिन हम लोग को तो नंबर निकालना है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही लेके चल रहे हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पर Q इक्वल टू प्लस NE लिख दिए। तो यहाँ से N इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q बाई E। Q का वैल्यू हो गया 3.2 और E का वैल्यू हो गया 1.6 10 का पावर माइनस 19। ये पावर जब ऊपर जाएगा तो देखो ये माइनस 19 किस में बदल जाएगा? प्लस 19 में। ये नियम है मैथ का कि जब हम लोग कोई भी, जैसे ऊपर में यहाँ पर लिखे हुए हैं x का पावर 3, इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाना चाहें तो इसका पावर को माइनस कर देना पड़ेगा ऐसे, या कोई अगर माइनस में ये पावर है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस पावर। तो ये माइनस 19 कूलम क्या हो जाएगा? प्लस 19 कूलम हो जाएगा। इसको तुम काट सकते हो, ये 2 दैट इज 2 इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलम। ये 19 इलेक्ट्रॉन, कूलम तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल करके 3.2 कूलम ऑफ चार्ज बनाएगा। 2 इंटू 10 टू दी पावर 19 कूलम। इसमें कुछ सवाल और भी हम लोग को देखने को मिलता है, उसको भी हम करवा देते हैं, पहला इसके बाद जो सवाल है वो ये है कि क्वेश्चन है, कैन ए बॉडी कैन एग्जिबिट a charge of 4.8 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम। क्या किसी बॉडी के ऊपर में इतना चार्ज हो सकता है या कैरी कर सकता है? तो अब इस सवाल से वो क्या हम लोग से जानना चाह रहा है कि अगर किसी बॉडी पे इतना चार्ज अगर है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर सिंपली हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेंगे। अब वो अगर 1 2 3 4 5 यानी इस टाइप का नंबर में आ गया तो बॉडी के ऊपर में होगा। अगर ये फ्रैक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया तो बॉडी ये चार्ज को एग्जिबिट नहीं कर सकता है। यही चीज़ है, ये Q इक्वल टू प्लस माइनस NE पर ही ये सवाल है। तो सिंपली ये फॉर्मूला लगा देंगे, N का वैल्यू निकालो, N का वैल्यू निकाल करके अगर देखो कि N अगर इंटीजर नंबर में आ रहा है तो तुम बोल दो कि हाँ एग्जिबिट कर सकता है, और अगर फ्रैक्शन में आया, डेसिमल में आया
तो बोल दो कि ये एग्जिबिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये चार्ज क्वांटाइजेशन रूल्स के खिलाफ हो जाता है, उस रूल्स को ये फॉलो फिर वायोलेट करने लग जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हमको दे दिया है Q 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, साइन पे नहीं, मैग्नीट्यूड को देखो, ये चीज़ है। तो यहाँ पर Q इक्वल टू NE, तो यहाँ से N इक्वल टू हो जाएगा Q/E। Q इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाय 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल, ये भी कैंसिल। 16 3 जा 48, तो डैट इज यहाँ पे आ गया 3, यानी n इक्वल टू 3 एग्जिबिट कर सकता है, क्योंकि n का वैल्यू देखो होल इंटीजर नंबर में है, तो यहाँ पे 3 आया, मतलब ये सही है, n इक्वल टू 3 ठीक है। यानी एक बॉडी के ऊपर पे इतना चार्ज हो सकता है। इसी का दूसरा सवाल देख लो, यहाँ पर इसको नोट कर लो, हम इसी में चेंज कर देते हैं। हो गया, इसी में हम फिर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैन ए बॉडी exhibit a charge of 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर Q इक्वल टू हो गया 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E इक्वल टू होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। N यहाँ पर से निकाल के देखेंगे तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू NE, इसका मतलब N इक्वल टू Q/E, तो Q के जगह पर लिख देंगे 5 इंटू 10⁻⁻19 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कूलम कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और 5/1.6 इसको, तो यहाँ पर 16 3 जा 48 3.1। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, डेसिमल। क्या इलेक्ट्रॉन टूट सकता है? नहीं टूट सकता। तो ये चार्ज बॉडी एग्जिबिट करेगा? कभी नहीं करेगा। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर में 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है वो एग्जिबिट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E नहीं है। बात समझे? ये तो यही है, चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज क्या है? क्वांटाइज है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, इसीलिए ये हमारा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर टूट जाता तो ये हो सकता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन टूटेगा नहीं, दैट इज द वेरी स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो इसीलिए जब भी चार्ज जाएगा वो E का इंटीग्रल मल्टीपल पे चलता चला जाएगा। तो ये चार्ज जो है कोई भी बॉडी एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी पे आते हैं। यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा, उसको भी नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग का है वो ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, तीसरा चौथा जो भी हो, सीरियल नंबर तुम लोग देख लोगे, ठीक है। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट।
आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो कांस्टेंट होता है। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? तो वैसा सिस्टम जो सराउंडिंग से कंप्लीटली सेपरेट हो। थर्मोडायनामिक्स में इसको हम लोग पढ़ते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जो सराउंडिंग यानी अपने से बाहर, समझो ये रूम है, इस रूम से बाहर ना तो मास जा रहा है और ना ही मास अंदर आ रहा है, और एनर्जी भी बाहर नहीं जा रहा, ना एनर्जी अंदर आ रहा। दैट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा जो भी चार्ज उसका रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये तो आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आ गया कि वैसा सिस्टम जो मास और एनर्जी किसी का ट्रांसफर ना करे, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। तो वैसा सिस्टम का जो है चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये चीज़ है। फिर ओपन सिस्टम हो जाए, क्लोज सिस्टम हो जाए, ये सब में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। ये चीज़ हो गया। तो चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। एक इसका लास्ट प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज अगर रेस्ट में है, ध्यान से सुन लोगे समझोगे, चार्ज एट रेस्ट अगर रेस्ट में है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। रेस्ट में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही ये प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। चार्ज इन मोशन, मोशन में दो टाइप का मोशन हम लोग जानते हैं, एक होता है एसेलरेटेड, एक होता है अनएसेलरेटेड। तो पहले अनएसेलरेटेड। इन मोशन एंड इन अनएसेलरेटेड मोशन, यानी एसेलरेशन नहीं है, अनएसेलरेटेड मोशन। इस केस में चार्ज अगर मोशन में है और मोशन कैसा है? अनएसेलरेटेड मोशन है, तब जो है चार्ज प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों को प्रोड्यूस करेगा। मोशन अनएसेलरेटेड, याद रखना है। मोशन में कैसा मोशन? अनएसेलरेटेड, A0 हो जाए अनएसेलरेटेड, ठीक है, या कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। और तीसरा इन मोशन में ही रहेगा, ठीक है। एंड इन एसेलरेटेड मोशन में क्या होगा? तो देखो, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तो होगा, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट एंड ऑल्सो रेडिएट एनर्जी। यानी सुन लो पूरा एक शुरू से कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। चार्ज इन मोशन में है और अनएसेलरेटेड मोशन है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा। इन मोशन में और अनएसेलरेटेड मोशन है तो प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, साथ ही साथ ये एनर्जी भी रेडिएट करेगा, फोटोन के रूप में या लाइट के रूप में ये एनर्जी रेडिएट करता है। ये हम लोग का प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बाद में। अब देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जिंग ए बॉडी या फिर चार्ज ट्रांसफर। मिटा दे इसको मिटा देते हैं। तो अगला हेडिंग हम लोग लगाएंगे क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। अच्छा, हम चार्ज बोल दिए थे, नहीं, चार्ज का क्लासिफिकेशन तो हम लोग पढ़े हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल यानी इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के हिसाब से हमारे पास कितना तरह का जो है मटेरियल है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंगली। तो इसके अकॉर्डिंगली सारे मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांटा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। यानी मटेरियल, कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है, या फिर कौन इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को नहीं अलाउ करता है। तो इसको आधार बना करके हम लोग मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांटे हैं। पहला हम लोग का हुआ कंडक्टर। कंडक्टर किसको बोलेंगे, सब आसान आसान चीजें तेजी से पार करेंगे। कंडक्टर वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को इजीली अपने अंदर से मूव होने दे, दैट इज नोन एज कंडक्टर। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, स्टील भी हमारा कुछ कुछ है, ये चीज़ें कंडक्टिविटी लो होता है। तो इस टाइप का जो हमारा मटेरियल है ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टर। यानी कंडक्टर कौन हो गया कि विच अलाउ इजीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो होने दे, दैट इज कंडक्टर। एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम, कॉपर, फिर इसके बाद सिल्वर। अब सिल्वर का लगा नहीं दोगे, ये चीज़ है सिल्वर एटसेट्रा, ये सब चीज़ है, चोरी वगैरह हो जाएगा ये। तो एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ईटीसी, ये सब चीज़ें। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है इंसुलेटर। इसमें एटम्स मॉलिक्यूल टाइटली बाउंडेड रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर सकता। तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी 0 हो जाता है। तो ये क्या, डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल में तुम बोल सकते हो, एग्जाम्पल में इसका आ जाएगा ग्लास, एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा तुम बोल सकते हो प्लास्टिक भी हमारा है। इसके बाद वुड भी बोल सकते हो। इसके बाद हम लोग का सेरामिक पहचान रहे हो। मेन स्विच में देखोगे एक प्लग लगाते हैं, ऐसे इंसर्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये चीनी मिट्टी का, या तुमको ये थोड़ा सा क्रीम कलर का ये रहता है, सब घर में नॉर्मली रहता है। आजकल तो एमसीबी चल रहा है तो इसको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ये प्लग रहता है, स्विच पर पकड़ के निकाल लेते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं। इसमें फ्यूज वायर आता है। तो ये हम लोग का सेरामिक का बनाया था, ये इंसुलेटर है। पहले हम लोग स्विच वगैरह भी ये बनता था सेरामिक मटेरियल का। अब ये सब यूज नहीं होता है स्विच वगैरह बनाने में। पहले यूज होता था कि स्विच का बेस गोल टाइप का रहता था, गोल टाइप का। तो नीचे में इसको हम सामने से ऐसे देखते थे, तो ये ऐसा तुमको दिखेगा कि ये इसका बेस ये चीनी मिट्टी का, फिर ऊपर से यहाँ पे प्लास्टिक का बना रहता था। इसमें स्विच नीचे ऊपर करते थे। तो ये सेरामिक का रहता था, इसका बेस इसमें स्क्रू से टाइट कर दिया जाता था। तो सेरामिक क्यों इसको यूज कर देते, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करवाता है ये। तो सेरामिक हो गया। तीसरा कैटेगरी का जो मटेरियल है वो होता है सेमीकंडक्टर। अब देखो इसमें थोड़ा सा तुम लोग को समझने में दिक्कत होता है कि सर ये भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को, तो ये अलग क्यों हुआ। तो देखो यहाँ पर नाम क्या है, सेमी का मतलब क्या होता है, पार्शियली।
पार्शियली, यानी ये इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो करवा देगा और ये पार्शियली। अब ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो सपोज करो कि हम लोग एक रोड पर चल रहे हैं, बहुत सारा आदमी है, रोड भी यहाँ से यहाँ चौड़ा बहुत ज़्यादा है, क्या ये मान लो 100 फीट का रोड है और यहाँ पर 500 आदमी है, ये इजीली जा आ सकता है, इजीली जा आ सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई इजीली गया आया, कोई बाउंडेशन नहीं। अब तुम क्या करो, यही आदमी के लिए ये जो 100 फीट का रास्ता है इसको क्या कर दो, इसको कर दो तुम 5 फीट का रास्ता कर दो, ऐसे ये 5 फीट का। क्या अब ये जितना फ्रीली यहाँ जा आ सकता था, क्या उतना ही फ्रीली यहाँ जा आ सकेगा? नहीं, रास्ता तो है, ठीक है, जाने आने के लिए रास्ता है, लेकिन क्या है, तो इसमें कितना आदमी एक बार में जाएगा? 4 या 5 आदमी। बाकी को यहाँ क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो यही है सेमीकंडक्टर, ये अलाउ तो करता है इलेक्ट्रॉन को जाओ, ठीक है, फ्लो करो, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड पाथ इसका कैसा दे रहा है? रेस्ट्रिक्टेड। ये सब इलेक्ट्रॉन को जैसे ये कंडक्टर फ्रीली जाने आने दे रहा है, वैसे ये अलाउ नहीं कर रहा, ये रेस्ट्रिक्टेड अलाउ कर रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन को जाने दे रहा, कुछ वेटिंग में है कि ठीक है वो चल जाएगा, आगे वाला पहले निकल जाएगा तब हम जाएंगे, उसके पीछे वाला सोच रहा है कि वो अब जाएगा तब हम जाएंगे। यानी जा तो रहे, मोशन तो है, लेकिन यहाँ वेट भी कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो मटेरियल बिहेवियर शो करता है ना, उसी मटेरियल को हम लोग बोलते हैं क्या? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर समझ में आ गया होगा कि यानी जो पार्शियली इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाए, दैट इज नोन एज सेमीकंडक्टर या फिर रेस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अलाउज पार्शियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया पार्शियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है एग्जाम्पल, तो सिलिकॉन मोस्ट इम्पोर्टेंट या वाइडली यूजेबल सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम भी बोल सकते हो, जर्मेनियम ETC, ये हमारा जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या फिर चार्ज कंडक्टिविटी के आधार सब पर जो है हम लोग का ये मटेरियल का जो है क्लासिफिकेशन है। 3 कैटेगरी का मटेरियल, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। नोट कर लो, हम इसको मिटाएंगे।